नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने चल रहे हैं प्रोजेक्ट की। यस, हमारा पूरा जो ऑनलाइन पाइथन कोर्स है, ऑनलाइन पाइथन कोर्स इन हिंदी, वो कंप्लीट हो चुका है। पहले मैं प्रोजेक्ट का डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ, पहले मैंने सोचा था कि एक्सरसाइज पहले हम करते हैं, लेकिन फिर आइडिया आया कि पहले हम प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, सो दैट कि यहाँ पर कुछ एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे हमको ये प्रोजेक्ट बनाना है पूरा। इस प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पर कोर पाइथन, दैट मीन्स कि बेसिक और एडवांस जो है इन्हीं का यूज करने वाले हैं। और हम इसको सबसे पहले फाइल हैंडलिंग के थ्रू बनाएंगे, मतलब कि जो हमने फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके थ्रू बनाएंगे। एंड देन इसी तरीके का वर्क फिर एक दूसरा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे डेटाबेस की मदद से, क्योंकि डेटाबेस भी अगर आप थोड़ा सा और रिसर्च करोगे तो डेटाबेस जो है वो बैकएंड में सारा डेटा एक .sql नाम की फ़ाइल के अंदर ही स्टोर करके रखता है। तो वैसे ही अगर हम चाहें तो हमारा डेटा जो है उसको भी हम फाइल में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम हम जो यूज करने वाले हैं और जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये पूरा का पूरा हम बेसिक और एडवांस का यूज करके बनाएंगे। अब हमने जो पहले बेसिक में और एडवांस में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं कि कैसे कंडीशन यूज हो रहा है, कैसे लूप यूज हो रहा है, कब यूज करना है, कहाँ किस सिचुएशन में यूज करना है, कब हमारे लिए फंक्शन जो है वो बेस्ट है, कब हमारे लिए क्लासेस बेस्ट हैं और किस तरीके की क्लास बेस्ट है, मतलब कि हम पेरेंट चाइल्ड क्लास भी बनानी पड़ेगी या फंक्शन किस तरीके का कि हमको उसमें नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स पास करने की ज़रूरत है या कुछ रिटर्न में हमको फंक्शन से लेने की ज़रूरत है। इस तरीके के जो वर्क हमने पहले कर लिए हैं, इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ एक टर्मिनोलॉजी जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप में से कई लोगों को फ्लो चार्ट के बारे में शायद आइडिया होगा और कुछ लोगों को जिनको नहीं होगा वो अभी हम यहाँ पर उसको भी समझेंगे। साथ में अभी भी अगर आपने पाइथन का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो आपने अभी नहीं कंप्लीट किया है तो यहाँ नोटिफिकेशन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑनलाइन पाइथन कोर्स इन हिंदी, उसको आप कंप्लीट करिए। एंड उसी में ये 39 नंबर का वीडियो है। तो चलिए हम इसको पहले कंप्लीट करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फ्लो चार्ट होता क्या है। अगर आप बीसीए या किसी क्या कहते हैं आईटी कोर्स को आपने किया है तो फ्लो चार्ट आपको एनी हाउ कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको फ्लो चार्ट नहीं मिला है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो चार्ट हम डेली बेसिस पे हर दिन यूज कर रहे हैं। बस हमको पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। फ्लो चार्ट असल में क्या है, इसको अगर हम संधि विच्छेद करें दोनों वर्ड को तो फ्लो और चार्ट, मतलब कि एक काम को करने का जो फ्लो है उसका हमने एक चार्ट बनाया। और चार्ट तो आप लोगों ने बनाया ही बनाया है। स्कूल में हमको अलग अलग तरीके के चार्ट्स बनाने होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट के लिए हम चार्ट बनाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, या किसी छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो हमको स्कूल में कराए जाते हैं उनके लिए हम कई तरीके के चार्ट्स बनाते हैं और अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं वहाँ पर। उसी तरीके का काम यहाँ पर फ्लो चार्ट में हम करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर फ्लो चार्ट किस लिए बना रहे हैं कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट का और इसमें हम क्या क्या काम करने वाले हैं, कैसे कैसे किस किस सीक्वेंस में काम को करेंगे, पहले क्या चीज़ होगी, फिर उसके बाद क्या क्या काम होगा, वही सारा काम हम यहाँ फ्लो चार्ट में करते हैं। इसके लिए कुछ एक सिंबल हम यूज करने वाले हैं जिनका यूज करके हम यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाएंगे। एक छोटा सा अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ कि और अच्छे से समझने के लिए कि फ्लो चार्ट क्या है, तो जैसे आप मान लो कि आपको कोई एक काम करना है कि ठीक है, आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, कॉलेज में पढ़ाई करते हो, तो सपोज़ दैट आपको सुबह कॉलेज के लिए निकलना है 10 बजे। कॉलेज में आपको पढ़ाई करनी है, 3 बजे कॉलेज ख़त्म हुआ, कॉलेज से आप वापस आए या स्कूल से आप वापस आए। वापस आने के बाद में फिर आपको टीवी देखनी है, टीवी देखना है आधे घंटे, फिर आप कुछ खाना खाए, फिर इसके बाद में थोड़ी देर आराम किए, फिर इसके बाद में आपने स्टडी की या ट्यूशन के लिए जाना है। तो इस तरीके का जो काम हम डेली बेसिस पे करते हैं ये हमारे सिस्टम में पहले से ही सेट हो जाता है कि अच्छा ठीक है, मुझे 10 बजे स्कूल के लिए निकलना है, 3 बजे छुट्टी हो जाएगी, 3:30 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, 4 बजे तक मैं खा पी के सो गया। तो ये क्या है, ये असल में एक फ़्लो चार्ट ही है, बस हमने उसको बना नहीं रखा, हमने दिमाग में फिट कर रखा है। उसी तरीके का काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से सिंबल हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो सिंबल है बस इन्हीं की बात कर रहे हैं कि ये 5 अलग अलग सिंबल हैं जिनका यूज करके हम बहुत आसानी से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो जब भी हम फ्लो चार्ट के अंदर इस सिंबल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्टार्ट या एंड, मतलब कि हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने ये ओवल वाला सिंबल यूज कर लिया।
उसी तरीके से एरो हम हमेशा यूज करते हैं। एरो में हो सकता है कि हम एक तरफ को एरो किए हैं या दोनों तरफ को। इसका मतलब क्या होगा, एक तरफ का मतलब होगा कि ठीक है इधर से कोई चीज़ इस तरफ को जा रही है, और दो साइड अगर एरो है इसका मतलब क्या है कि ठीक है टू वे कम्युनिकेशन हो गया, मतलब कि कुछ जा भी रहा है और कुछ आ रहा है। जैसे हमने फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन में हमने पढ़ा कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब कि फंक्शन कुछ ले भी रहा है और फंक्शन कुछ दे भी रहा है। उसी तरीके का कुछ काम यहाँ पर भी है, लेकिन हम इसको अभी फ्लो में समझेंगे। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पर पैरालेलोग्राम का एक हम वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, बॉक्स बनाते हैं। तो इस बॉक्स में क्या है कि हम इनपुट या आउटपुट शो कराते हैं कि अच्छा ठीक है हमको कुछ इनपुट देना है तो हमने वो इनपुट दिया, या कुछ आउटपुट देना है तो हमने वो दिया। तो पैरेललोग्राम जो है इसमें हम केवल इनपुट या आउटपुट की बात करेंगे। और इनपुट और आउटपुट आपके दिमाग में शायद क्लिक कर रहा हो कि हम पाइथन में इनपुट और आउटपुट के लिए कौन से मेथड यूज करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो पॉज करके, क्योंकि मैं देखो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता हूं। अब जो ट्रेनिंग हम लाइव करते हैं उसमें तो ठीक है आप तुरंत क्वेश्चन आंसर करते हो, लेकिन यहाँ पर आप वीडियो को कुछ समय बाद देख रहे हो, तो आप ऐसे सिचुएशन में जब मैं कोई क्वेश्चन करूं तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके आंसर बता सकते हो। वो एक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि ठीक है हम इस वीडियो को देख रहे हैं और नीचे जो है नंबर ऑफ़ लोग जो हैं वीडियो को देख रहे हैं और वो अपना आंसर दे रहे हैं। तो हम जो पैरेललोग्राम है इसका यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। उसी तरीके से प्रोसेस के लिए हम यूज कर रहे हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल शेप में जैसे हमको कोई भी प्रोसेस करना होगा तो उसका यूज, जब भी हमें प्रोसेस का करना होगा तो हम इस बॉक्स का यूज करेंगे। और जब भी बात होगी डिसीजन की तो उसके लिए हम यूज करेंगे डायमंड का, डायमंड शेप का यूज करेंगे। अब डिसीजन हम कहाँ यूज कर रहे हैं पाइथन में, पाइथन में हम यूज करते हैं कंडीशन में। जब भी कंडीशन की बात होती है वही हमारा डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है। तो ये है पूरा का पूरा क्या फ्लो चार्ट का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें कि हम ये 5 अलग अलग सिंबल को समझे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट है कि हम असल में स्कूल मैनेजमेंट में करेंगे क्या। तो अब हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट समझते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है कि आपको कुछ एक चीज़ें ना समझ में आए या कुछ एक चीज़ें समझ में आए। वैसे मैं ये जो पीपीटी है ये पीपीटी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसको ओपन करके इसमें और भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो अपनी तरफ से, बिल्कुल वेलकम, आप उस पर ऐड ऑन करो। ये सिंपली एक फ्लो चार्ट है जिसमें कि हम ये समझ रहे हैं कि कैसे कैसे हमको क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। अब जैसे कि पहले हम इसको 3 स्लाइड मैंने बनाई है, पहले इसको हम एक क्या कहते हैं जल्दी से एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं कि असल में ये पूरा पिक्चर है क्या। देन हम इसको पाइथन के बेस में भी समझते हैं कि जब आप इसको समझ के इम्प्लीमेंटेशन करना चालू करोगे तो वहाँ पर कब क्या क्या चीज़ें यूज करनी है, कब कंडीशन यूज करना है, कब आप यानी कि फंक्शन बना सकते हो या क्लास बना सकते हो, क्या बेस्ट फिट रहेगा। मैं एक जनरल आइडिया दूंगा, बाकी कोडिंग में आप अपने तरीके से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि पहले भी हमने बात की हुई है कि कोड करते समय कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक ही कोड का तरीका है कि भाई बस ये एक कोड का तरीका है, बस यही लिख सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको जैसे समझ में आ रहा है उस तरीके से इम्प्लीमेंट करो, वैसे अपनी लॉजिक बनाओ। ओवरऑल एट द लास्ट हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, इसका क्या है पूरा प्रोसेस की सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के साथ में ये पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया है कि मान लो कोई एक स्कूल है जिसके कि आप ऑनर हो। सपोज दैट मान लो कि आप एक ऑनर हो और आप एक प्रोजेक्ट चाहते हो कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाए बना के जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। अब ये सब मैंने उठाया है तो यहीं पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब भी कभी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या हम प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं या आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो सीधा सवाल मैं आपसे ये कर सकता हूँ कि आप प्रोग्रामिंग पढ़ क्यों रहे हो, क्यों आप पाइथन पढ़ रहे हो, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। तो पहला आंसर तो आपका ये आ सकता है। आप वैसे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब मैं अपने हिसाब से आंसर दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप पाइथन क्यों सीख रहे हो। छोटा सा क्वेश्चन है। सपोज दैट एज्यूम करता हूँ कि मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप अगर मेरे सामने होते तो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे जॉब लेनी है, या फिर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, मैंने पाइथन को बहुत देखा इधर उधर और मैं थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है मेरी कि मैं इसको जानना चाहता हूँ, या फिर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि मुझे इसको पढ़ना था और थोड़ा डेवलपमेंट को देखना था कैसा होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमको जॉब करनी है। बट
उसके आगे भी एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, आपको जॉब में जब आप पाइथन सीख के और जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या करना होता है। आप कहोगे हमें कोडिंग करनी होती है, प्रोग्रामिंग करनी होती है, बट अभी लास्ट में जब हमारा ये पूरा का पूरा पाइथन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट वगैरह और इसके बाद में छोटे छोटे एक्सरसाइज हमारे ख़त्म होंगे, तो फिर मैं इंटरव्यू का डिस्कशन करूँगा आपके साथ में। वहाँ पर भी मैं इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि असल में हम रियल लाइफ में जब हम एक कंपनी में जाते हैं और एज ए एम्प्लॉय वर्क करना चालू करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या काम होता है। तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा कि हम जब कभी भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो एक किसी भी यूज़र की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया जाता है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है वो किसी एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि अब नाम ही है स्कूल मैनेजमेंट, मतलब कि स्कूल को मैनेज करने वाला एक सिस्टम। अब हम इसको क्या कहते हैं, पहले मैनुअली सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं कि भाई स्कूल के अंदर आप गए, वहाँ पर आपको क्या कहते हैं एडमिशन लेना है, आप पहले से ही पढ़ाई कर रहे हो, आपको अपनी मार्कशीट निकलवानी है, आपको पेपर देना है, कुछ मार्कशीट में गलती हुई है, अलग अलग काम होते हैं और उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, अलग अलग क्या कहते हैं टीचर्स को अलॉट किया गया है कि आपको इस तरीके का काम पड़े तो इनके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। वो पूरा काम तो मैनुअली हो रहा है। ऐसे ही काम के लिए अगर कोई कहता है कि हमको एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना कर दो, तो हम कुछ एक इम्प्लीमेंटेशन चालू करते हैं प्रोजेक्ट लेवल पे, यानी कि प्रोग्रामिंग लेवल पे। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो मान लो कि ये एक है यूज़र, मतलब कि वो व्यक्ति जिसको कि प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, जिसको कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। और दूसरी साइड कौन है, दूसरी साइड है हम, मतलब कि प्रोग्रामर, मतलब कि डेवलपर। तो एक बंदा जिसको क्या कहते हैं ज़रूरत है एक सॉफ्टवेयर की, वो हमसे मिलता है। अब हम एक कंपनी भी हो सकते हैं, हम एक इंडिविजुअल बंदे भी हो सकते हैं, वो हमसे मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आप क्या क्या चीज़ें चाहते हो, क्या मैं इन चीज़ों को बनाने के कैपेबल हूँ, मेरी कैपेसिटी है, मैं आपकी चीज़ों को समझ रहा हूँ। जब सब कुछ एग्री होता है तो हम कहते हैं कि ठीक है हम इसको बना सकते हैं। अदरवाइज़ फिर होता है कि नहीं सर हम ऐसा काम नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि सबसे पहला फ्लो जो आया, फ्लो चार्ट जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले एक स्टेप और होता है, किस चीज़ का, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। कि जिस किसी भी व्यक्ति को प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है अपने काम को आसान करने के लिए, उससे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। रिक्वायरमेंट को समझने के बाद में पहले उसको हम एक कहानी की तरह लिखते हैं, एक हम डायरी लेकर जाते हैं, वहाँ पर हम पॉइंट्स सारे लिख लेते हैं। लिखने के बाद में हम फाइनल उनसे पूछते हैं कि ठीक है ये सारे पॉइंट्स थे आपके, इन सारे पॉइंट्स में कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई है, ठीक है इसको मैं लेता हूँ और इसको मैं अपनी तरह से स्टडी करता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को बना सकता हूँ कि नहीं। तो इस तरीके का डिस्कशन होता है एक नॉर्मल सा, जब भी हम किसी भी एक क्लाइंट या एक व्यक्ति के साथ में मिलते हैं और उसकी सारी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। तो वही वाला काम यहाँ पर भी हुआ है। तो मैं समझ लो कि सीधे यहाँ पर तीसरे स्टेप में हूँ कि पहले मैं इज्यूम किया कि मैं ही क्लाइंट हूँ और मुझे एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है, और फिर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी और फिर उन रिक्वायरमेंट्स को मैंने एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद में मैंने फाइनली ये कंफर्म किया कि हाँ हम ये बना सकते हैं। और फिर क्या हुआ कि मैंने इसका फ्लो चार्ट बनाया कि अच्छा ठीक है अब मैं इसको बनाऊंगा कैसे कैसे, क्या क्या प्रोसेस होगा, और यही प्रोसेस अब मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि असल में हम फ्लो चार्ट वगैरह बनाते क्यों, या कोई प्रोजेक्ट हम बना क्यों रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर है या कोई डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक, इन सब का काम है क्या, इन सब का काम है कि हमारी ज़िंदगी को आसान करना। जो काम हम पहले 4 घंटे 10 घंटे 20 घंटे में करते थे, वो हम किसी एक सॉफ्टवेयर की मदद से, एक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन की मदद से हो सकता है मिनटों में कर सकते हैं। वही सेम काम यहाँ पर भी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आप समझ जाओ कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को बनाने बैठते हैं, स्टार्टिंग में नए होने पर हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम एक प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट की तरीके से ही देखते हैं, मतलब कि सोचते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरीके में हम फंस जाते हैं। हम जब कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत होती है कि वो प्रोजेक्ट है क्या। जैसे कि ये है स्कूल मैनेजमेंट। अब अगर ये स्कूल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, दैट मीन्स कि पहले हमें हमारा माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि एक स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती है। हमको उस तरीके से सोचना स्टार्ट करना होगा कि अच्छा स्कूल के अंदर क्या कहते हैं, क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ है, व्हीकल्स हैं,
एग्ज़ाम है, मार्क्स हैं, मार्कशीट, रिज़ल्ट आउट होता है, तो बहुत सारे काम हैं। हम इस तरीके से सोचना चालू करते हैं। जब हम इस तरीके से सोचना चालू करते हैं फिर हम एक फ़्लो में आते हैं कि क्या क्या काम इसमें हम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम अभी यहाँ पर समझ रहे हैं और इसमें और क्या हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। रीज़न क्या है इस ऐसा करने का या इस तरीके से सोचने का? अब जब आप जॉब में जाओगे या आप अपनी खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है अपने काम को आसान करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कुछ एक आइडिया उसके पास होता है और कुछ एक आइडिया आप उसको देते हो सो दैट कि उसको ये बिलीफ आता है कि हाँ भाई ये सही बंदा है जो मेरे प्रोजेक्ट को एकदम सही से करेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसी तरीके से सोचना चालू करें जिस तरीके का वो प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर भी आप इज्यूम यही करके चलना। पहले हम अभी बात करने वाले हैं, ये अच्छा पॉइंट सामने आ गया है जिसको मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं पहले एक बार इसको ओवरऑल बताता हूँ कि यहाँ पर होना क्या है और इस केस में आपको अपने आप को एज अ डेवलपर भी समझना है और एज अ स्कूल क्या कहते हैं ऑनर भी समझना है कि एज अ ऑनर आपको क्या क्या चीज़ें अभी चाहिए बेसिक लेवल पे। याद रखो एक और चीज़ कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं वो हमेशा एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हैं। सबसे पहला बीटा वर्जन होता है जिसको हम 0.1 या 1.0 कुछ भी कह सकते हैं। अभी अगर आप इज्यूम करो फ्लिपकार्ट 2008 समथिंग क्या कहते हैं 2011 या 12 समथिंग में आया था, तो फ्लिपकार्ट का सबसे पहला वाला वर्जन जाओगे देखोगे ना तो अब आपको एकदम बच्चा साइट लगेगा कि ये क्या था। लेकिन आज उसको देखोगे 10 साल बाद तो वो साइट एकदम चेंज हो चुकी है। वैसा ही काम हर एक प्रोजेक्ट में होता है। जब भी हम कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो हमेशा एक इनिशियल स्टेज में बनता है, बीटा स्टेज में, कि हमने उसको बनाया और बनाने के बाद में फिर धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, नीड की बेसिस पे हम उसमें चेंजेस करते हैं और फिर वही एक मास्टर प्रोजेक्ट बन जाता है। तो ये सारी बात तो हो गई। हम क्या करते हैं सबसे पहले ये पूरा ओवरऑल समझते हैं कि असल में यहाँ पर होना क्या है। तो एज अ स्कूल एडमिन यानी कि एज अ स्कूल ऑनर हमारे पास क्या दिक्कत है कि मान लो कि हमारे पास कई स्कूल हैं, हमारे पास एक से ज़्यादा स्कूल हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नया स्कूल क्रिएट कर सकते हैं या हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं हम उनको देख सकते हैं। अब मान लो कि हम कोई एक नया स्कूल क्रिएट करना चाहते हैं तो हमको ऑप्शन मिलना चाहिए कि हम एक नया स्कूल क्रिएट कर सकें, मतलब कि एक नए स्कूल का डिटेल पूरा हम यहाँ पर दें और वो स्कूल क्रिएट हो जाए। और इसके अंदर फिर होगा क्या कि हम नया स्कूल क्रिएट करेंगे, नया स्कूल क्रिएट करने के बाद में हम उस स्कूल के अंदर एंटर करेंगे। या फिर दूसरा है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कूल जितने हैं उनकी लिस्ट हमको मिल जाए कि भाई हाँ ये ABCD हमारे पास इतने स्कूल हैं और इनमें से मुझे जो B वाला स्कूल है ये देखना है। तो हम क्या किए, यहाँ से आए और फिर यहाँ से भी हम उस स्कूल में एंटर कर गए। या फिर हो सकता है कि ठीक है अभी मुझे स्कूल नहीं जाना है, एंट्री नहीं करनी है, तो मैं एग्जिट कर गया। इसके बाद में क्या होगा, अगर हम स्कूल में एंटर किए, स्कूल में एंटर करने के बाद में ध्यान रखो अभी हम केवल एक ओवरऑल समझ रहे हैं कि असल में पूरा पिक्चर है क्या, फिर अभी हम इसको डिटेल में भी समझेंगे। स्कूल के अंदर एंट्री किए, अब स्कूल के अंदर एंट्री किए तो स्कूल के अंदर नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं। तो यहाँ पर भी दो फेज़ आ गया, या तो हम एक नई क्लास क्रिएट करें या फिर हम जो कोई एग्जिस्टिंग क्लास हो उसके अंदर एंट्री करें। तो ठीक है, हमने एक नई क्लास बना ली। नई क्लास जब हमने बनाई तब भी हमारे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आए कि हम नया क्लास बना रहे हैं तो उसके नाम से हम फोल्डर बनाएंगे और फिर जितने भी क्लास की लिस्ट है उसके अंदर ये हमारा नया क्लास भी जाकर जुड़ जाए और फिर हम उस क्लास के अंदर एंट्री करें। या फिर हो सकता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लास हैं तो हम पहले उन नंबर ऑफ़ एग्जिस्टिंग क्लास को देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास अभी कौन कौन से स्कूल में क्लासेस अवेलेबल हैं, उनकी लिस्ट हमें मिलेगी। इनकी लिस्ट मिली तो मान लो 1 2 3 4 करके अलग अलग क्लास मिले। अब इन क्लासेस में से हम चाहते हैं कि ठीक है क्लास में हम एंट्री किए, क्लास में एंट्री करने के बाद में अब क्या किया जा सकता है, किसी नए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है क्लास के अंदर, या फिर जो भी स्टूडेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उनका जानकारी ले सकते हैं। या कोई एक स्टूडेंट है उसकी कोई डिटेल गलत हुई है तो हम उसकी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। या फिर कोई गलत स्टूडेंट एडमिशन ले लिया है उसको डिलीट करना है, हमने डिलीट कर दिया। या फिर अभी के लिए हमें इस प्रोजेक्ट में से बाहर निकलना है तो हमने एग्जिट कर दिया। और यही सेम काम कहाँ पर होगा, जब एक नई क्लास बन जाएगी तब भी वो क्या करेगा, डायरेक्ट क्लास में एंट्री करेगा। या फिर हो सकता है हम क्लास नया बनाने गए हों लेकिन यहाँ पर भी हमको बनाना नहीं है तो हम यहाँ से भी एग्जिट कर जाएं। या फिर हम क्लास की लिस्ट देखने गए थे कि ठीक है इतनी क्लासेस हैं लेकिन फिर उसके बाद में भी हम एग्जिट कर जाएं, हो सकता है। इसको एज्यूम करो कि हम एज अ
डेवलपर और एज अ स्कूल ऑनर दोनों तरीके से बात कर रहे हैं। और इसके बाद में सपोज दैट हम यहाँ क्लास वाले ऑप्शन में एंट्री कर लिए, मतलब कि हम क्लास के अंदर एंट्री कर लिए, तो यहाँ पर जो ये हमको 5 अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं उन पे भी हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन की अगर बात होगी, किसी ने ऑप्शन 1 दिया, मतलब कि एडमिन ने ऑप्शन 1 दिया, तो हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे। स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए ये फील्ड्स हम यूज करेंगे। या फिर ऑप्शन 2 हुआ तो जो भी स्टूडेंट है उसका रोल नंबर हम मांगेंगे, और स्टूडेंट का रोल नंबर अगर सही है तो हम उसकी सारी डिटेल्स शो करा देंगे। वैसे ही अगर ऑप्शन 3 चूज किया गया तो स्टूडेंट की जो एग्जिस्टिंग डिटेल है वो शो कराएंगे, और फिर उसमें से जो भी कोई डिटेल चेंज करनी है वो चेंज करेंगे। इसी तरीके से हो सकता है स्टूडेंट जो एग्जिस्ट करता है उसको डिलीट करना है तो उसके लिए भी हम रोल नंबर मांगेंगे और फिर डिलीट करेंगे। और एट द लास्ट 5वां नंबर, मतलब कि हम एग्जिट करना चाहते हैं यहाँ से, अभी कुछ नहीं करना चाहते, हमारा कोई मन नहीं, हम एग्जिट कर गए। तो ये पूरा का पूरा क्या था, एक सिनेरियो था, लेकिन हो सकता है आपको इसमें अभी कन्फ्यूजन हुआ हो। अब हम इसको बात करते हैं डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से। डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से मतलब कि अब आप याद करो, हमने बेसिक में कंडीशन पढ़ी है और मैंने बहुत पहले भी आपको बताया हुआ है कि एक तो वेरिएबल, दूसरा डेटा टाइप और ऑपरेटर्स, ये बेसिक बीम है, इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी भी अगर आपका कन्फ्यूज़न है ऑपरेटर्स में कि कितने तरीके के ऑपरेटर्स हैं या कितने अलग अलग तरीके के डेटा टाइप हमको मिलते हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइज करो, प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो। इसके बाद में फिर हमने कंडीशन समझा और लूप समझा, ये दोनों भी सेपरेट हैं, इनका यूज़ हम बार बार करते रहते हैं। और फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था फंक्शन और क्लास। फंक्शन एक छोटा सा हिस्सा कि हम कोई एक सेपरेट छोटा सा काम करके रख दे रहे हैं, और क्लास क्या है, क्लास का मतलब कि हमें जब एक तरीके के कई सारे क्लास फंक्शन बनाने पड़ रहे हैं तब हम क्लास की यूज कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम चाहें तो इंडिविजुअल क्लास बना सकते हैं। तो अब इसको हम, अभी हमने इसको पूरा ओवरऑल समझा, उसको हम कह सकते हैं कि एक यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट थी उसके प्रोस्पेक्टिव से समझा। अब इसको हम डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं, सो दैट कि आप इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर पाओ कि हमें यहाँ पर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो अब थोड़ा थोड़ा आप रिकॉल करना चालू करो जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, सो दैट कि आप आसानी से इस काम को कर पाओ। हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहली चीज़ क्या आई, यहाँ पे ऑप्शंस आए। ऑप्शंस में क्या है, क्रिएट स्कूल या चूज स्कूल। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली ये कंडीशन है, हम यहाँ पर कंडीशन ही देंगे कि अब आप इस चीज़ पे फोकस मत करना क्योंकि मैंने इसको पहले बनाया था। तो आप कह सकते हो कि ये तो इनपुट और आउटपुट का बॉक्स आपने यूज किया और आप यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहे हो, तो आप इन चीज़ों में मत फंसो क्योंकि यहाँ पर हम इनपुट भी दे रहे हैं और कंडीशन भी यूज हो रही है। तो सपोज दैट हम वापस आते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि जैसे हम अपना प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, अब प्रोजेक्ट रन करने का मतलब क्या है, हमने एक पाइथन की फाइल बनाई है और उस फाइल के अंदर हम जो कुछ भी लिखे हैं उसको रन करते हैं तो हमको टर्मिनल पे हमारा आउटपुट दिखता है। तो अभी भी हम कोई यूज़र इंटरफेस तो यहाँ पे बना नहीं रहे हैं, सारा का सारा काम हम कहाँ पर कर रहे हैं, टर्मिनल पे कर रहे हैं। तो आपको याद होगा हमने समय समय पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्रिएट की थी और फॉर्मेट का यूज किया था और हम जो कुछ भी डेटा होता था उसको टर्मिनल पे शो कराते थे थोड़ा सही तरीके से। वही सारा काम यहाँ पर भी करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमने कंडीशन बनाई है। कंडीशन क्या बनाई कि इफ़ प्रेस 1 तो क्रिएट न्यू स्कूल, या एल इफ प्रेस 2 तो चूज स्कूल, या फिर प्रेस 3 मतलब कि एग्जिट भी हम यहाँ से करा सकते हैं। तो एग्जिट भी हम करा लेंगे, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, देखो ये एक नई चीज़ आई तो वो भी कर सकते हैं। मतलब कि इसके लिए हम कंडीशन बनाएंगे। अब अगर मान लो कि यूज़र ने 1 क्लिक किया तो इससे क्या होगा, जो हमने इफ़ में कंडीशन दी 1, जब हम उस कंडीशन के अंदर आए तो क्या उस कंडीशन के अंदर से हम एक फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, क्रिएट न्यू स्कूल करके हमने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन पे हमने ले जाकर रख दिया। अब जब हम क्रिएट न्यू स्कूल नाम के फंक्शन में गए तो वहाँ पर हम एक नया स्कूल बना सकते हैं। अब नया स्कूल बनाने का मतलब क्या है, हम यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं फाइल हैंडलिंग के थ्रू, तो नए स्कूल का मतलब होगा कि इस फंक्शन के अंदर आप एक नया फोल्डर क्रिएट करोगे, एक नया फोल्डर क्रिएट करोगे और उससे भी पहले एक आप क्या कहते हैं सेपरेट, यानी कि मेगा ऑल स्कूल्स करके एक फोल्डर क्रिएट कर लेना और उसके अंदर क्रिएट करना फिर स्कूल। तो मान लो कि ऑल स्कूल के नाम से आपने एक फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर फिर क्या करोगे,
इसी क्रिएट न्यू स्कूल के नाम के फंक्शन के अंदर से ये आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। और फोल्डर क्रिएट करने के साथ में यहाँ पर एक काम और करना होगा आपको, क्या कि आप एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करोगे जिसके अंदर की जितने भी आप नए फोल्डर क्रिएट कर रहे हो स्कूल के नाम से, उन नामों को आप उस टेक्स्ट फाइल के अंदर भी स्टोर करना। इसका फ़ायदा आगे होगा जब हमें यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में कितने हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कूल पड़े हुए हैं उनकी लिस्ट दिखाने में, क्योंकि हम डायरेक्ट एग्जिस्टिंग फोल्डर के नाम यहाँ पर दिखाने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर हमने स्कूल के नाम जो हैं उनकी एक लिस्ट भी बना के रखी हुई है तो उनको हम यहाँ पर बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। इस केस में हमको करना क्या होगा, इस केस में हम स्कूल लिस्ट को कॉल करेंगे जो एक टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ स्कूल पड़े हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक तो स्कूल क्रिएट किया, स्कूल का डेटा जो है एक टेक्स्ट फाइल में भी रख दिया और फोल्डर क्रिएट कर दिया। एंड देन हम क्या करेंगे, उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि अब हम इस फोल्डर के अंदर हैं और जो कुछ भी क्लास बनेगी या जो कुछ भी क्लास पहले से एग्जिस्ट करती है वो सब कुछ किसका आएगा, इसी वाले स्कूल का आना है। एंटर स्कूल का मतलब हुआ ये, या फिर किसी ने चूज टू किया है यहाँ से, तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी हमने जो एक ऑल स्कूल नाम से एक टेक्स्ट फाइल बना के रखी है उसके अंदर जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कूल के नाम होंगे वो हम यहाँ पर शो कराएंगे। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, वो सारा डेटा हम एक लिस्ट के अंदर लेंगे और लिस्ट के अंदर लेकर हम फिर यूज़र को ऑप्शन देंगे 1 2 3 4 कि आप 1 करो, तो हम क्या ओपन कर देंगे, यानी कि हम एग्जिस्टिंग वाले स्कूल के अंदर चले जाएंगे। मान लो कि ए बी और सी करके 3 स्कूल पहले से बने हुए थे, लिस्ट में शो हुआ ए बी सी, तो हमने कहा यूज़र को ऑप्शन दिया कि 1 एंटर करो तो ए में जाओगे, 2 एंटर करो तो बी में जाओगे, 3 एंटर करोगे तो सी में जाओगे। ये ऑप्शन देने के बाद में हम क्या किए, स्कूल के अंदर एंट्री किए, मतलब कि उस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब इसी फोल्डर के अंदर सारा काम होना है। तो एक तो हमने फंक्शन बनाया किस नाम से, क्रिएट न्यू स्कूल, और दूसरा फंक्शन हमने बनाया चूज स्कूल। चूज स्कूल के अंदर हमें क्या करना है, पहले से जो एग्जिस्टिंग स्कूल के नाम पड़े हुए हैं उस टेक्स्ट फाइल को गेट करेंगे। गेट करने के बाद में रीड किया, रीड करने के बाद में उस नाम से जो भी एक फोल्डर है हम उसको टारगेट किए और उस पाथ के थ्रू हम उस फोल्डर के अंदर चले गए। देन हम क्या करेंगे, जब हम स्कूल के अंदर आए, इस स्कूल के अंदर आके हम अब क्या कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं। क्लास के लिए भी सेम वही काम करना है जो हमने स्कूल के लिए किया, कि अगर एक नई क्लास बनानी है मतलब कि हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। हमने एक नया फोल्डर क्रिएट किया और इस केस में भी हम क्या करेंगे, उस फोल्डर को क्रिएट करेंगे और इस स्कूल फोल्डर के अंदर एक टेक्स्ट फाइल भी बनाएंगे ऑल क्लास नाम से, कि जैसे ही एक नया हमने फोल्डर बनाया क्लास नाम से, उस क्लास का नाम जो है उस टेक्स्ट फाइल में ले जाकर स्टोर कर दिए, ताकि अगर ऑप्शन 2 चूज किया जाए। अब देखो मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है 1 2, ये आप लोग यहाँ पर लिखना कि क्रिएट और एंटर इन स्कूल। ठीक, तो 1 प्रेस करो नया क्लास क्रिएट करने के लिए और 2 प्रेस करो एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर एंट्री के लिए। तो सपोज दैट अगर एंटर स्कूल की बात हो रही है, सॉरी क्लास की बात हो रही है, एंटर क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग क्लास हैं उनकी लिस्ट को हम फैच करेंगे और वहाँ से हम 1 2 3 करके क्लास के नाम दे देंगे। जो भी एडमिन प्रेस करेगा उस क्लास के अंदर हम एंटर कर जाएंगे। वैसे ही यहाँ से भी सेम काम होना है कि जब भी एक नए क्लास के नाम से फोल्डर क्रिएट हुआ तो फोल्डर क्रिएट होने के साथ में जो भी ऑल क्लास नाम का टेक्स्ट फाइल था उसके अंदर उस क्लास का नाम गया। नाम जाने के बाद में हमने उस क्लास के फोल्डर का पाथ लिया और उस क्लास के अंदर एंट्री कर गए। अब मान लो अगर क्लास नहीं है तो ठीक है, उसके अंदर अभी कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन अगर क्लास पहले से एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर हम एंट्री किए हैं, तो मतलब कि इस क्लास फोल्डर के अंदर पहले से ही नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ कि इस क्लास फोल्डर के अंदर हमने अलग अलग स्टूडेंट के रोल नंबर के नाम से फाइल बनाई हुई है। फोल्डर और फाइल में कंफ्यूजन ना होना। तो हमने मान लो कि ए नाम की क्लास थी, पहले से एग्जिस्ट करती है, उसमें हमने कई रोल नंबर के नाम से फाइल बना रखी है और हर एक क्लास के अंदर रोल नंबर जो होता है वो यूनिक होता है, रिपीट तो होता नहीं है, हर एक स्टूडेंट के लिए यूनिक होता है। तो वही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। अलग अलग फाइल बनाने का फ़ायदा क्या होगा, अलग अलग फाइल बनाने का फ़ायदा ये होगा कि एक स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल, उसके स्कूल की डिटेल, उसके मार्क्स की डिटेल हम उसी फाइल के अंदर स्टोर करके रखेंगे। तो मान लो कि हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लास थी,
एग्जिस्टिंग क्लास थी, हम इसके अंदर आए। अब एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर हम नए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मतलब कि अब यहाँ पर भी आपने दो फंक्शन पहले बना लिए हैं ऊपर, एक क्रिएट न्यू क्लास नाम की फंक्शन और एक एंटर इन क्लास नाम की फंक्शन। आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि क्रिएट न्यू क्लास में आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है और उस फंक्शन के अंदर फोल्डर भी क्रिएट करना है और साथ में उस फोल्डर का नाम जो है एक टेक्स्ट फाइल जो पहले से एग्जिस्ट करती है उसके अंदर अपेंड कराना है। याद होगा हमने जब फाइल हैंडलिंग पढ़ा था तो उसमें हमने ए और आर और डब्ल्यू पढ़ा था, वही वाला काम आपको करना है। और सेम टू सेम अगर कोई क्लास पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए आपने एक फंक्शन बनाया और फिर आपने जो ऑल क्लास लिस्ट थी टेक्स्ट फाइल उसको गेट किया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया और लिस्ट में कन्वर्ट करके आपने ऑप्शंस दे दिए एडमिन को कि आप यहाँ से जो भी ऑप्शन चूज करोगे उस वाली क्लास फोल्डर के अंदर चले जाओगे। अब मान लो कि हम क्लास के अंदर आ गए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लास के अंदर यानी कि यहाँ पर हमने चॉइस दी सी क्लास स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम चॉइस क्या दे रहे हैं कि एडमिन को चॉइस दे रहे हैं कि आप 1 प्रेस करते हो तो हम न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके लिए भी हमने एक अलग फंक्शन बनाया। चेक इस डेटिंग, इसके लिए भी हमने एक अलग फंक्शन बनाया। अपडेट के लिए भी हमने एक अलग फंक्शन बनाया। डिलीट के लिए भी हमने एक अलग फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब हम अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम अगर न्यू स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक फंक्शन आपने बनाया रजिस्टर्ड न्यू स्टूडेंट और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट की यूज से एंटर योर रोल नंबर, नेम, क्लास नेम, पेरेंट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और इसके अलावा आपको जो अच्छा लगे वो फील्ड आप ले सकते हो। ट्राई एक्सेप्ट आपने पढ़ लिया है। ट्राई एक्सेप्ट अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक बार जाकर रिवाइज कर सकते हो। प्लेलिस्ट ऑनलाइन पाइथन क्लास इन हिंदी चेक करो। तो पहला काम हमने ये किया। अब यहाँ पर जो हमने रोल नंबर दिया है इसमें आप गलती मत करना, याद रखना। वैसे खैर गलती करते हो तो हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके पहले से अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि हम यहाँ पर रोल नंबर के नाम से ही तो फाइल बना रहे हैं, तो पहले से ही अगर कोई रोल नंबर एग्जिस्ट करेगा तो हम ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं। और प्रीवियसली जब हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ी थी तो वहाँ पर इसके लिए हमें कौन सा एरर मिल रहा था, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर पहले से कोई फाइल एग्जिस्ट करती है और हम उसी फाइल को दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें किस नाम का एरर मिलता है। वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके मुझे बताओ। बाकी मैं बता रहा हूँ कि फाइल एग्जिस्ट, ठीक। तो फाइल एग्जिस्ट का जो हमें एरर मिलता है उसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं कि अगर दोबारा से उसी सेम रोल नंबर, मान लो कि आपको नहीं याद है कि आपने कौन सा रोल नंबर पहले दिया था और अभी कौन सा रोल नंबर आप दे रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। अब वो जो रोल नंबर हमने यूज किया था उसी का यूज है ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में, क्योंकि जब कोई भी यूजर ऑप्शन 2 दे रहा है तो वहाँ पर तुरंत उससे क्या पूछा जाएगा, एंटर स्टूडेंट्स रोल नंबर। स्टूडेंट का रोल नंबर उसने दिया, अब उस स्टूडेंट रोल नंबर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइल फाइंड आउट करेंगे। अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो हम उस स्टूडेंट की सारी डिटेल शो करा देंगे मल्टीलाइन स्ट्रिंग का यूज करके। या फिर ऑप्शन 3 चूज किया गया तब भी हम रोल नंबर को ही ले रहे हैं। रोल नंबर दिया गया, फाइल आ रही है, फाइल को हमने शो कराया। शो कराने के बाद में अब ये पूरी डिटेल हम कैसे लेंगे, इसको हम डिक्शनरी के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं या लिस्ट के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। टपल के फॉर्मेट में तो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि टपल नॉन चेंजेबल होता है। तो इसको हम डिक्शनरी या लिस्ट के फॉर्मेट में वैल्यू को लेकर और फिर उस पर हम अपडेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लिस्ट में अपडेट करने के लिए तो हम वहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर इंडेक्स का यूज करके इंडेक्स पोजीशन के वैल्यू के बिहाफ पर इंडेक्स पोजीशन के बिहाफ पर भी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। और वैसा ही सेम काम डिक्शनरी का है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई एक यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर अगर एडमिन जो है ऑप्शन 4 चूज करता है, मतलब कि वो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। जैसे ही उस स्टूडेंट रोल नंबर के बिहाफ पर कोई भी फाइल मिलती है हमको, हम क्या करेंगे, उस फाइल को डिलीट कर देंगे और एडमिन को हम मैसेज शो करा देंगे कि यू आर सक्सेसफुली डिलीटेड दिस स्टूडेंट। और एट द लास्ट 5th ऑप्शन कि हम यहीं से एग्जिट करना चाहते हैं, हम अभी क्लास में और कोई काम नहीं करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताओ। बाकी ये वाली जो फाइल मैंने बनाई है, पीपीटी बनाई है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वन ड्राइव का, सो दैट कि आप इसको भी विजिट कर लोगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसमें और कुछ चेंजेस करना चाहते हो चेंज करके
आप बताना चाहते हो तो आप अपने वन ड्राइव पे इसको अपलोड करके उसका लिंक जो है कमेंट में शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि कुछ एक अगर मुझे मिस्टेक हुई हो या कुछ एक नई चीज़ें इसमें ऐड ऑन की जा सकती है तो बिल्कुल आप करो। मैंने इसको बहुत ही सीमित और छोटे लेवल पे बनाया है, इसमें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम इसको छोटे लेवल पे कर रहे हैं। इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हो। बाकी आप इसको बनाना चालू करो और इसी सेम प्रोजेक्ट को मैं भी बनाकर आपको दूंगा। लेकिन मैं अब इसको बनाऊंगा कब? पहले तो एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं और एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद में ये प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा और इस प्रोजेक्ट को मैं दूंगा आपको पाइथन प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट आया हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ इसके लिए। और जाते जाते आप अभी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाओ, सो दैट कि हम अच्छे से ये पूरा का पूरा कवर अप करें पाइथन। और ये पूरा का पूरा कोर्स हर एक उसके लिए है जो अभी एकदम नया है, जिसको कुछ नहीं आता है या जिसको बेसिक पता है या अभी जो थोड़ा और अच्छे से चीज़ों को जानता है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब हम इसमें कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और इसको अब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज अ डेवलपर। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप फिर इसको कोड करना चालू करिए। बाकी मैं इस पर भी काम करूंगा और मैं जल्द से जल्द इसको प्रोजेक्ट पाइथन प्रोजेक्ट वाली प्लेलिस्ट के अंदर ऐड ऑन कर दूंगा। तब तक के लिए मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।